कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अभी तक आप लोग काफ़ी कुछ ऑलरेडी कवर कर चुके हो। आप लोग पढ़ चुके हो कि आखिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, मेटल होता है, लिगेंड होता है। तो आपने मेटल के बारे में पढ़ा, आपने लिगेंड के बारे में पढ़ा। देन आप लोगों ने पढ़ा हसाब कॉन्सेप्ट। हसाब कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आपने पढ़ा इलेक्ट्रोन्यूटन प्रिंसिपल और बाद में आप लोगों ने इनकी एप्लीकेशंस भी देखी। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था बॉन्डिंग थ्योरीज, और बॉन्डिंग थ्योरीज के अंदर आपने सबसे पहले पढ़ी वर्नर की थ्योरी, और वर्नर की थ्योरी के बेसिस के ऊपर आप लोगों ने कुछ डेटा भी देखे। आपको वो डेटा भी एज सच याद होने चाहिए, और क्या क्या आपने वर्नर थ्योरी में पढ़ा वो भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आपको पढ़नी है वीबीटी और सीएफटी। लेकिन वीबीटी और सीएफटी को पढ़ने से पहले हम लोग देख रहे थे कि आपके पास मेटल कॉम्प्लेक्सेस के कौन कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकते हैं, और किस किस कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर आपके पास कौन कौन सी ज्योमेट्री या फिर शेप आपके पास देखने को मिलने वाली है। तो अभी तक आप लोग कवर कर चुके हो कोऑर्डिनेशन नंबर 0 से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तक के मेटल कॉम्प्लेक्सेस। आज हम लोग करेंगे वहीं से कंटिन्यू। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर आपके पास मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 to 9 हुआ तो उस केस में आपके पास कौन कौन सी शेप हो सकती है, कौन कौन सी आपके पास पॉसिबल होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 12 of coordination compounds. I hope कि आप लोगों ने स्टार्टिंग के लेक्चर्स देख लिए होंगे। काफ़ी बच्चे बोर भी हो गए होंगे। मैं आपको हर लेक्चर में यही बातें बोल रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ यार, प्रीवियस लेक्चर्स देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको देखने के लिए आपको जस्ट जाना है RJ Academy के यूट्यूब चैनल के ऊपर। वहाँ पर जाकर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की अलग से एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से उसको ऑन करना है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं और बेसिक्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर आपको कोई और चैप्टर्स पढ़ने हैं तो वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री के भी, इनऑर्गेनिक के भी और ऑर्गेनिक के भी हमने कुछ चैप्टर स्टार्ट किए हैं, जो जल्द ही मैं आपको वहाँ पर वो कंप्लीट भी कराऊंगा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर अगर आपके पास मेटल कॉम्प्लेक्सेस के पास कोऑर्डिनेशन नंबर 5 to 9 हुआ तो उस केस के अंदर आपके पास कौन कौन सी शेप जो है वो पॉसिबल है। अगेन मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आपके पास जो लेक्चर चल रहे हैं, लेक्चर नंबर जो आपके पास लास्ट लेक्चर था और जो आपके पास ये वाला लेक्चर है, ये आपके पास एक जनरल लेक्चर है। वीबीटी को और सीएफटी को पढ़ने के बाद आपको ये जो ज्योमेट्री है, कौन कौन सी आपके पास कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री होने वाली है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है तो इसकी शेप क्या होगी, उसको आप बड़े इजीली बता पाओगे अगर आपने एक बार वीबीटी को और सीएफटी को पढ़ लिया। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ जनरल बातें कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हुआ तो कौन सी आपके पास शेप होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ तो आपके पास शेप क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हुआ तो आपके पास शेप क्या क्या पॉसिबल है। उसके बाद हम लोग बाद में जाकर देखेंगे कि अगर आपके पास ये वाला कॉम्प्लेक्स है तो इसकी शेप बेसिकली क्या होने वाली है। पूरा उसको पढ़ने वाले अच्छे से वीबीटी और सीएफटी की हेल्प से। अभी के लिए हम लोग बस कुछ जनरल बातें कर लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम शुरू कर लेंगे अपनी वीबीटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीबीटी को स्टार्ट करने के साथ साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग करने वाले हैं जो आपके पास प्रीवियस ईयरली आईआईटी जैम के अंदर, नेट के अंदर या फिर आपके गेट एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। काफ़ी सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, हमने कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है, बट डोंट वरी, अभी आपका चल रहा है बेसिक्स और ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि यस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आएंगे तो फिर क्या ही फायदा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। तो पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं, पढ़ते हैं उसको, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लाकर देखेंगे कि क्या आप लोग उन क्वेश्चंस को भी इजीली अप्रोच कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। अगर आपने स्टार्टिंग से लेक्चर देखे होंगे डेफिनेटली आप क्वेश्चंस को बड़ी इजीली अप्रोच कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को भाई। कोऑर्डिनेशन नंबर 0 से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तक के आपके पास जो कॉम्प्लेक्सेस थे वो मैंने कवर करा दिए थे। आज हम लोग चलने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट दिस कोऑर्डिनेशन नंबर इज लेस कॉमन देन 4 and 6 बट इट इज स्टिल फाउंड फ्रीक्वेंटली इन 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आपको देखने को मिलेगा और स्क्वायर पिरामिडल भी आपको देखने को मिलेगा। इनकी 2D फिगर आप यहां पर देख सकते हो नोट्स के अंदर ही, एंड साथ में अगर आपको ये नोट्स को डाउनलोड करना है राइट, तो उसके लिए आपको जस्ट विजिट करना है RJ Academy के स्टोर के ऊपर। आपको जस्ट टाइप करना है www.rjacademy.store/learn, या फिर आप जा सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी, वहां पर भी जाकर आपको जो है वो लिंक देखने को मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा रहे हो तो उसके जस्ट पहले एक ऑप्शन होता है चाहे वीडियो को लाइक करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का, वो चीज़ें भी आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो ताकि हम भी थोड़ा सा ग्रो कर पाए। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल की शेप आपको यहाँ पर 2D में देखने को मिल रही है। साथ में आप यहाँ पर देख सकते हो इन दोनों शेप्स को 3D के अंदर भी। मैं आपको एक बार ये शेप दिखा रहा हूँ, आप इसको यहाँ पर एक बार देख लीजिए किस टाइप की आपके पास शेप होने वाली है, और आगे जाकर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस आपके पास इन शेप्स को रखते हैं। साथ में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके पास जो ट्राइगोनल
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ये आपके पास जो यहाँ पर है, और ये आपके पास स्क्वायर पिरामिडल। लास्ट मैंने आपसे कहा था कि आपके पास एक शेप होती है जो कि आपके पास स्टेरिकली फेवर्ड होती है, एक आपके पास जो कि आपके पास होती है इलेक्ट्रॉनिकली फेवर्ड। तो अगर आपके उस कॉम्प्लेक्स के अंदर CFSE का रोल होगा तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिकली फेवर्ड वाली शेप बनेगी। लेकिन अगर आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर वहाँ पर CFSE 0 हुई या फिर बहुत ही कम हुई तो उस केस के यहाँ पास क्या बनने वाली है, स्टेरिकली फेवर्ड आपके पास शेप बनेगी। तो जो आपके पास यहाँ पर होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये आपके पास कैसी होती है भाई, स्टेरिकली फेवर्ड होती है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास यहाँ पर 3 एंगल होते हैं 120 डिग्री के, ये 120 का होता है, ये 120 का होता है, ये 120 का होता है, और साथ में आपके पास यहाँ पर जो ये वाला एंगल है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर 180 डिग्री एंगल। तो आपके पास 3 होते हैं यहाँ पर बॉन्ड, एक ऐसा रहेगा लेट्स से, एक ऐसे और एक ऐसे, ये आपके पास एक प्लेन के अंदर बॉन्ड रहेंगे तीनों, एज आप बोल सकते हो इसको ट्राइगोनल प्लेनर की तरह यहाँ पर रहेंगे, और उसके बाद एक आपके पास बॉन्ड रहेगा ऊपर की तरफ, एक आपके पास रहेगा नीचे की तरफ। आई होप कि फिगर को देखने के बाद आप इसको बड़ी इजीली जो है वो रिलेट भी कर पा रहे होंगे। और जो आपके पास यहाँ पर होती है स्क्वायर पिरामिडल, यहाँ पर पास एंगल क्या होता है भाई, ये आपके पास होता है 90 डिग्री एंगल, ये आपके पास क्या 90 एंगल होता है, ये भी 90, ये भी 90, और आपके पास ये कितने का होता है फिर ऊपर वाला, ये भी आपके पास क्या होता है 90 डिग्री का एंगल होता है। तो आप देख सकते हो कि स्क्वायर पिरामिडल के अंदर आपके पास जो लिगेंड्स हैं वो काफ़ी नज़दीक है, तो ऑफकोर्स वहाँ पर क्या होगा, स्टेरिकल हिंड्रेंस होगा, इसीलिए आपके पास ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिकली फेवर्ड आपके पास ज्योमेट्री होती है। और वही कॉम्प्लेक्सेस बेसिकली आपके पास स्क्वायर पिरामिडल में आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर CFSE एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा या फिर वो कुछ ना कुछ एनर्जी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। अगर आपके पास CFSE 0 है, कब 0 होती है बात कर चुके हैं, अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है मेटल के ऊपर D0 या फिर D10 या फिर D5 हाई स्पिन, इस केस में आपके पास क्या होने वाली है, CFSE आपके पास 0 होगी। और अगर आपके पास CFSE 0 है तो आपके पास शेप बनने वाली है स्टेरिकली फेवर्ड वाली, यानी कि बनने वाली है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इन चीज़ों को आपको अभी जस्ट जनरल चीज़ वे के अंदर याद करने हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं फ्रॉम मेटल सेंटर। तो अगर बात करें यहाँ पर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के आपके पास यहाँ पर कौन कौन से ऑर्बिटल आएंगे, आपके पास यहाँ पर आता है X आता है, PX एस ऑर्बिटल आता है, PX ऑर्बिटल, PY ऑर्बिटल, ये आपके पास कौन से वाले हैं, प्लेन वाले हैं, यानी कि आपके पास ये 3 वाले आपके पास किससे बनेंगे भाई, एक S ऑर्बिटल रहेगा यहाँ पर, और आपके पास यहाँ पर रहेंगे 2 P ऑर्बिटल, PX और PY वाले। उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो एक ऊपर की तरफ है और जो नीचे की तरफ है, ये आपके पास कौन से होते हैं भाई, PZ आपके पास ऑर्बिटल रहेगा, एंड साथ में आपके पास होने वाला है DZ स्क्वायर। अब इन ऑर्बिटल्स को तो आपको बाद में जाकर याद भी करना है, मैं बाद में आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कि आपके पास यही ऑर्बिटल्स क्यों है, लेकिन अभी के लिए मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। अगर आपने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पहले से पढ़ रखा कहीं से भी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर मैं इन ऑर्बिटल्स की बात ही क्यों कर रहा हूँ, और मैं आपको बाद में इनका एनर्जी ऑर्डर भी आपको सिखाऊंगा कि कौन से आपके पास जो डी के ऑर्बिटल्स हैं, आपके पास बेसिकली डी के होते हैं 5 ऑर्बिटल्स। आपके पास होता है DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर माइनस का Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर। हर एक ज्योमेट्री के लिए आपके पास एनर्जी ऑर्डर क्या रहेगा वो भी आपको याद करना है, जो हम डेफिनेटली आगे जाकर पढ़ने ही वाले हैं। तो अभी मैं आपको वो ऑर्डर नहीं दिखा रहा हूँ, जस्ट मैंने आपको ये दिखाया कि आखिर आपके पास यहाँ पर कौन कौन से ऑर्बिटल्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे आपकी इस ज्योमेट्री को फॉर्म करने के लिए। तो आपके पास यहाँ पर जो है स्क्वायर पिरामिडल, यहाँ पर आपके पास ऑर्बिटल होते हैं, S ऑर्बिटल रहेगा मेटल साइड से, PX, PY, PZ तीनों रहेंगे, एंड साथ में होने वाला है DX स्क्वायर माइनस का Y स्क्वायर। अब यही ऑर्बिटल्स क्यों हैं, इन शेप को देखकर और ऑर्बिटल की शेप को देखकर आपको ये चीज़ें जो है वो बाद में अच्छे समझ में आने वाली हैं। अभी के लिए बस याद रखो कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 हुआ तो 2 टाइप की ज्योमेट्री बन सकती है, एक बन सकती है TBP यानी कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एक बन सकती है SP यानी कि स्क्वायर पिरामिडल। और स्क्वायर पिरामिडल कब बनेगी, जब CFSE का रोल होगा, और TBP कब बनेगी, जब CFSE का रोल नहीं होगा। बस इतनी ही बातें आपको अभी तक याद करनी है। एंड साथ में मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपके पास मेटल के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन हुई D0, D10 या फिर D5 हाई स्पिन, तो उस केस में आपके पास CFSE होती है 0। यानी कि अगर आपके मेटल कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर ये वाली कॉन्फ़िगरेशन हुई तो उस केस में उसकी ज्योमेट्री क्या होने वाली है, TBP ही आपके पास यहाँ पर ज्योमेट्री होगी। आपके पास स्क्वायर पिरामिडल आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास D6 हुआ, D7 हुआ तो उस केस में आपको TBP देखने को ही नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ जनरल बातें। अगर D0, D10 या फिर D5 हाई स्पिन हुआ तो उस केस में आपको TBP देखने को मिलेगा। इनके अलावा जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसके अंदर भी आपको कभी कभी TBP देखने को मिल सकता है, वो हम पढ़ेंगे आगे जाकर VBT और CFT के अंदर। उसके बाद आई होप कि आपने केमिकल बॉन्डिंग में एक चीज़ पढ़ी होगी, दैट इज बेंट रूल। इस टाइप की ज्योमेट्री के पास होता है एक बेंट रूल, और बेंट रूल आपको क्या कहता है भाई, आपने पढ़ा होगा बेंट रूल, आई होप कि आपको याद हो। और फ्रॉम द बेंट रूल आपके पास एक चीज़ होगी, दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या फिर आपके पास कोई भी ग्रुप होगा दैट गोज एट एक्सियल पोजीशन। आपके पास यहाँ पर 2 टाइप की पोजीशन है।
एक आपके पास यहाँ पर है प्लेन वाली, यानी कि एक ये आपके पास यहाँ पर, एक ये आपके पास यहाँ पर, और एक ये आपके पास यहाँ पर। ये आपके पास कैसी पोजीशन होती है भाई, दिस इज नोन एज योर इक्वेटोरियल पोजीशन। आपके पास कैसी होती है भाई, ये दिस इज इक्वेटोरियल पोजीशन। उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो पोजीशन ये वाली है, मैं इसको दिखाता हूँ अलग कलर से। एक आपके पास पोजीशन ये वाली मान लो, और यहाँ पास यहाँ पर क्या है, ये वाली मान लो। ये आपके पास कैसी होती है भाई, दीज टू पोजीशंस आर नोन एज एक्सियल पोजीशन। तो आपने वहाँ पर पढ़ा होगा बैंड रूल के अंदर कि आपके पास अगर कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो कहाँ पर अटैच होगा, वो आपस अटैच होने वाला है एक्सियल पोजीशन के ऊपर, यानी कि यहाँ पर वो अटैच होता है। लेकिन क्या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर भी आपके पास ये रूल वैलिड है, तो भाई कभी चलता है कभी नहीं चलता है, यानी कि यूनिवर्सली आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। वही चीज़ मैंने आपको यहाँ आपके पास यहाँ पर लिखी हुई है, दैट बेंट रूल डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि जो बेंट रूल है वो कभी कभी अप्लाई होता है कभी कभी नहीं होता है, और अगर ऐसा है तो आप इसको यूनिवर्सली अप्लाई तो यहाँ पर नहीं करने वाले हो। लेकिन एक बात यहाँ पर पक्की है, पक्की क्या है कि अगर आपके पास कोई पाई एसिड लिगेंड होगा, यानी कि जो बैक बॉन्डिंग कर सकते हैं, राइट, जो पाई एसिड लिगेंड होंगे वो कहां पर आएंगे, वो आपके पास आने वाले हैं इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर। यानी कि अगर आपके पास ये ज्योमेट्री है तो उस केस में आपके पास जो ये पोजीशन, दैट इज ये वाली पोजीशन, ये पोजीशन और ये पोजीशन, तो अगर आपके पास कॉम्प्लेक्सेस के अंदर पाई एसिड लिगेंड हुआ, राइट, तो वो ट्राई करेगा टू ऑक्यूपाई द इक्वेटोरियल पोजीशन। इस चीज को आपको यहां पर मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर याद रखना है, राइट। अगर आपके पास लेट्स से किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 हुए पाई एसिड लिगेंड, 2 आपके पास जो सिग्मा डोनर, तो सिग्मा डोनर कहां पर जाने वाले हैं, वो जाएंगे एक्सियल के ऊपर, और आपके पास यहां पर कौन से आएंगे भाई, इक्वेटोरियल के ऊपर, यहां आने वाले हैं पाई एसिड लिगेंड। इस चीज को आप यूनिवर्सली अप्लाई कर सकते हो हर एक मेटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो आपको इस रूल को यहां पर ऐसा याद करना है। बाकी आपने बैंड रूल पढ़ा होगा पहले कहीं, दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गोज एट एक्सियल पोजीशन, दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर नॉन ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस, जो आप केमिकल बॉन्डिंग के अंदर अलग से पढ़ने वाले हो। उसके बाद आपने एक चीज और भी पढ़ी होगी, दैट इज व्हाट, दैट इज एक्सियल बॉन्ड लेंथ्स आर जनरली लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, यानी कि आपके पास जो ये वाली होती है बॉन्ड लेंथ, ये थोड़ी छोटी होती है, आपके पास ये क्या थोड़ी सी बड़ी होती है। मैंने कोशिश किया उसको इस तरीके से बनाने का कि आपको थोड़ी सी क्या दिख जाए, ये बड़ी दिख जाए, और ये आपके पास थोड़ी सी क्या होती है भाई, छोटी होती है। तो ये चीज़ तो आपके पास यहाँ पर भी यूनिवर्सली अप्लाइड नहीं होने वाली है। ऐसा नहीं है कि हर एक कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ी है, इक्वेटोरियल छोटी है, ऐसा आपको हमेशा देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, राइट, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट इन ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस द स्ट्रेंथ ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग डिसाइड व्हिच बॉन्ड लेंथ इज लार्जर और स्मॉलर, राइट। तो अगर आपके पास कॉम्प्लेक्सेस होते हैं नॉन ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस, तो आपको वहां पर हमेशा देखने को मिलता है कि जो आपके पास होते हैं एक्सियल वाले बॉन्ड लेंथ वो ज़्यादा बड़े होते हैं, या आपके पास होते हैं छोटे वाले। लेकिन फॉर ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रेंथ होगी आपके पास पाई एसिड लिगेंड की, वो डिसाइड करता है कि आपके पास यहाँ पर कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी है और कौन सी आपके पास बॉन्ड लेंथ क्या है, छोटी है। एक एग्जांपल दिखाता हूं, उसके बाद यहां से निकलते हैं। यहां पर ज़्यादा बातें नहीं करने वाले हैं, अभी बस मैं आपको जनरल चीज़ें बता रहा हूं कि आखिर आपके पास यहां पर कौन कौन सी जो शेप है वो आपके पास हो सकती है। तो मैंने यहाँ दिए हैं 2 कॉम्प्लेक्स, एक मैंने लिया है MnCO5 नेगेटिव, एक मैंने लिया है FeCO5, राइट। तो मैंने यहाँ पर 2 कॉम्प्लेक्स लिए हैं, दोनों ही कॉम्प्लेक्स आपके पास यहाँ पर क्या है, CO के 5-5 लिगेंड है, यानी कि आपके पास यहाँ पर लिगेंड कैसे सारे के सारे पाई एसिड लिगेंड है, राइट। तो क्योंकि आपके पास यहाँ पर 5 पाई एसिड लिगेंड है, तो ऑब्वियस ही बात है मैं यहाँ पर बनाऊंगा Mn, तो आपके पास यहाँ पर भी क्या आएगा, CO आएगा, यहाँ पास क्या आएगा, CO आएगा, यहाँ पास क्या आएगा, CO आएगा, ऊपर आपके पास यहाँ पर क्या रहेगा, CO रहेगा, यहाँ पास क्या रहेगा भाई, CO रहेगा। अब क्योंकि सारे के सारे पाई एसिड्स हैं, तो आपको एक्सियल के ऊपर भी क्या लगाना पड़ेगा भाई, पाई एसिड ही आपको लगाना पड़ेगा। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर हो जाएगा MnCO5 का। इसके ऊपर चार्ज मैंने क्या लगा दिया भाई, माइनस का मैंने यहाँ पर चार्ज लगा दिया है। अब क्योंकि आपके पास CO एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, दैट मीन्स ये जो नेगेटिव चार्ज है सारा के सारा कहाँ पर रहा होगा भाई, मेटल के ऊपर ही रहा होगा। तो एक कॉम्प्लेक्स मैंने यहाँ पर लिया है MnCO5 और एक मैंने यहाँ पर लिया है FeCO5। दोनों ही केसेस के अंदर आपके पास क्या है, CO के 5 लिगेंड है, वो होते हैं न्यूट्रल। तो जितना भी आपको यहाँ पर चार्ज देखने को मिलेगा, दिस इज ऑन व्हाट, दिस इज ऑन दिस मेटल सेंटर, यानी कि यहाँ पर आपके पास जो मेटल है उसके ऊपर चार्ज किया है नेगेटिव, और यहाँ पर आपके पास जो मेटल के ऊपर चार्ज किया आपके पास क्या है, 0 चार्ज है। तो अगर आपके पास मेटल के ऊपर चार्ज रहा नेगेटिव, व्हाट डू यू मीन बाय पाई एसिड लिगेंड, क्या करते हैं भाई वो लिगेंड, वो पहले क्या करेंगे, वो पहले मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, उसके बाद मेटल क्या करता है, लिगेंड को वापस से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो अगर मेटल जब वापस से लिगेंड को डोनेट, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा लिगेंड को, यानी कि मेटल अपने आप से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, तो वही मेटल अच्छे से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। तो आपके पास यहाँ पर चार्ज क्या है, Mn के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पास क्या है, 0 चार्ज है। तो जिसके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, यानी कि आपके पास क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है,
तो वो ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वापस से लिगेंड को, यानी कि MnCO5 के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ज़्यादा अच्छी पाई बैक बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी फ्रॉम मेटल टू लिगेंड साइड। आई होप कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि आपके पास एक CO लिगेंड है, वो CO लिगेंड पहले क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, Mn को भी कर रहा है और Fe को भी कर रहा है। उसके बाद आपके पास जो Mn है इसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव, अगर इसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, इसके ऊपर चार्ज भी नेगेटिव है, तो ये इसको रिमूव करना चाहेगा। रिमूव करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को वापस क्या करता है भाई, वापस से करेगा पाई बैक बॉन्डिंग, और क्योंकि आपके पास यहाँ पर Mn के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलने वाली है, मोर पाई बैक बॉन्डिंग देखने को मिलने वाली है, और यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी भाई, लेस पाई बैक बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी। अब आप जरा थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपके पास जो CO है वो आपके पास कैसा है, पाई एसिड लिगेंड है। वो प्रेफर करेगा कहाँ पर जुड़ने के लिए, वो प्रेफर करता है जुड़ने के लिए कि वो कहाँ पर जुड़ जाए, इस एक्सेल वाली के ऊपर जुड़ जाए। हालांकि आपके पास यहाँ इस इक्विटोरियल के ऊपर जुड़ जाए, हालांकि आपके पास यहाँ पर क्या है, एक्सेल के ऊपर भी CO ही है, लेकिन आपके पास यहाँ पर भी एक CO है, यहाँ भी एक CO है, यहाँ भी एक CO है, राइट। आपके पास यहाँ पर क्या है, तीनों CO है। और आपको पता है कि जो पाई एसिड लिगेंड है इस केस में अगर मैं यहाँ पर Mn लेकर चलूंगा तो आपके पास यहाँ पर क्या हो रही है भाई, स्ट्रॉन्ग पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है। और अगर स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्डिंग हो रही है तो आपके पास यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा और यहाँ भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, अच्छे से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने वाला है। हालांकि ऊपर भी बनेगा और नीचे भी बनेगा, लेकिन ऊपर और नीचे वाले कंपैरिजन में आपके पास क्या होने वाला है, यहाँ से आपके पास क्या होगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाई बैक बॉन्डिंग होगी, क्योंकि पाई एसिड लिगेंड खुद से कहाँ जुड़ना चाहते हैं भाई, इक्विटोरियल के ऊपर ही जुड़ना चाहते हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो रही है, सोचकर देखिए यहाँ पर मेटल या लिगेंड है, अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो रही है तो ऑफकोर्स क्या हो जाएगा, पास ये बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, राइट। क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, यानी कि MnCO5 नेगेटिव के केस के अंदर आपके पास क्या होने वाला है, एक्सियल वाली बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, और ये आपके पास क्या रहेगी भाई, छोटी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग आपके पास पाई बैक बॉन्डिंग आपको देखने को मिलने वाली है विद Mn नेगेटिव और आपके पास CO लिगेंड के साथ। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर FeCO5 की, आपके पास यहाँ पर क्या है, Fe है, आपके पास यहाँ पर क्या है, CO है, यहाँ भी CO है, आपके पास यहाँ भी CO है, आपके पास यहाँ भी CO है, आपके पास यहाँ भी CO है। अब मैं इन दोनों कॉम्प्लेक्स को कंपेयर कर रहा हूँ, और इन दोनों कॉम्प्लेक्स को जब मैंने कंपेयर किया तो मैंने ये पर कहा कि आपके पास यहाँ पर जो आपके पास बैक बॉन्डिंग है ये आपके पास इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी कि इस बॉन्ड लेंथ के अंदर, यानी कि Mn और CO बॉन्ड लेंथ के अंदर और Fe और CO बॉन्ड लेंथ के अंदर, जो कि इक्विटोरियल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पास क्या होगी भाई, ये वाले पास क्या होने वाली है, बड़ी होने वाली है। और अगर पास ये वाली बड़ी है तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी छोटी, आपके पास ये क्या होने वाली भाई, छोटी होने वाली है। तो MnCO5 नेगेटिव के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है कि जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ दिस इज व्हाट, दिस इज लार्जर, और FeCO5 आपको क्या देखने को मिलने वाला है कि जो आपके पास एक्सियल आपस क्या होती है, वो छोटी होती है। और यही आपको डेटा के अंदर भी देखने को मिला, मैंने बनाया हुआ है नीचे डेटा कि यार आपके पास यहाँ पर केस होता है MnCO5 नेगेटिव का, तो इसमें क्या होती है आपके पास, मोर पाई बैक बॉन्डिंग, और अगर ऐसा है तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, Ml एक्सियल बॉन्ड लेंथ व्हाट इज ग्रेटर देन Ml इक्विटोरियल, क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है इक्विटोरियल के ऊपर। आपके पास बेसिकली क्या होती है भाई, इक्विटोरियल के ऊपर आपके पास क्या होने वाली है, बैक बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छे से होती है फ्रॉम एक्सियल वाले से। लेकिन आपके पास यहाँ पर क्या है, FeCO5 है, यहाँ आपके पास क्या है, लेस पाई बैक बॉन्डिंग है। अगर लेस आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, Ml एक्सियल बॉन्ड लेंथ व्हाट इज स्मॉलर देन Ml इक्विटोरियल। तो इन चीज़ों को आपको यहाँ पर याद करना है। बाकी डेटा मैंने यहाँ पर नीचे आपके सामने लिखा भी हुआ है। आपके पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है MnCO5 नेगेटिव, Ml आपके पास एक्सियल यहाँ पर होती है 182, आपके पास ये कितनी होती है, 180 होती है, और Fe से आपके क्या होती है भाई, यहाँ पर 181, आपके पास यहाँ पर क्या होती है, 183। ऑफ कोर्स पिकोमीटर आपके पास यहाँ पर क्या है, ये डेटा है। तो आई होप कि आपको ये डेटा जो है वो यहाँ पर समझ भी आ रहा होगा। बाकी आगे आपको जो चीज़ें हैं वो और भी अच्छे समझ में आने वाली है। अभी बस हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, जनरल बातें कर रहे हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि अगर आपके पास मेटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोऑर्डिनेशन नंबर रहा 6, राइट, तो 6 के केस में पास क्या होते हैं, यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी होती है आपके पास शेप्स की। एक आपके पास है प्लेनर हेक्सागन, मेरे पास क्या बन जाए भाई, सिंपल ऐसे प्लेनर बन जाए भाई, सिंपल। यहाँ पास क्या है, प्लेनर है, राइट, दिस इज व्हाट, एक प्लेन के वापस यहाँ पर क्या हो रहे हैं भाई, 6 बॉन्ड यहाँ पर बना रखे हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर प्लेनर हेक्सागन दिख रहा होगा। तो इस केस में आपको साफ साफ पता चल रहा है कि आपके पास यहाँ पर एंगल कितना है, ये दिस इज व्हाट, दिस इज योर 60 डिग्री एंगल, दिस इज व्हाट अगेन 60 डिग्री एंगल, दिस इज व्हाट, दिस इज 60 डिग्री एंगल। यानी कि आपके पास यहाँ पर लिगेंड है वो काफ़ी नज़दीक है, और अगर काफ़ी नज़दीक है तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा भाई, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। और अगर आपको यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिल रहा है, दैट क्लियरली यू कैन से दैट
दैट दिस शेप इज व्हाट, दिस शेप इज स्टेरिकली हिंडर शेप, और आपको ये बहुत ही कम देखने को मिलती है। ये आपके पास क्या होती है, स्टेरिकली अनफेवर्ड है, और अभी तक आपको ये देखने को भी नहीं मिली है, नॉट फाउंड टिल नाउ। क्या पता आगे जाकर आपको ये शेप देखने को मिल जाए। इसके अलावा जो आपके पास होती है दो फेमस शेप, दैट इज व्हाट, दैट इज ऑक्टाहेड्रल एंड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, राइट। दिस इज व्हाट ऑक्टाहेड्रल, आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा भाई, आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए, दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल एंड दैट इज व्हाट, दैट इज योर ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। एक बार आप यहाँ पर अच्छे से इन शेप्स को देख सकते हो। उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक है, इसके अंदर आपको जो लिगेंड्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर स्टेरिकली फेवर्ड एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिकली फेवर्ड। यानी कि जहां जहां पर जिन जिन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर CFSE का रोल होगा, जिसमें CFSE का रोल होगा, उस केस में आपको शेप देखने को मिलने वाली है ऑक्टाहेड्रल, और जिसमें CFSE का रोल नहीं होगा या फिर बहुत ही कम होगा, उस केस में आपको शेप देखने को मिलने वाली है ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। इन चीजों को आपको अभी के लिए यहां पर याद करना है। तो पहले बात करते हैं थोड़ी सी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। सो ऑल कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 प्रेफर टू फॉर्म ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री एक्सेप्ट दोज इन विच मेटल आयन हैज D0, D10 और D5 हाई स्पिन। क्योंकि अगर आपके पास D0 हुआ, D10 हुआ या फिर D5 हाई स्पिन हुआ, तो उस केस में हो जाती है भाई CFSE 0, और आप कहां पर जाओगे, आप यहां पर जाने वाले हो स्टेरिकली फेवर्ड के ऊपर, यानी कि आप चले जाओगे यहां पर ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक के अंदर। तो इन चीजों को आपको यहां पर ध्यान रखना है। हालांकि जो आपके पास शेप होती है ऑक्टाहेड्रल, वो आपको सारी ही कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर देखने को मिलती है। आपको कहीं कहीं इसके अंदर भी देखने को मिल जाएगी ऑक्टाहेड्रल, बट अभी के लिए मैं जस्ट यहां पर जनरल बातें कर रहा हूं, राइट। सो D10 और D0 और D5 हाई स्पिन में आपके पास क्या होती है, CFSE रहेगी 0, और आपके पास शेप क्या बनने वाली है, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक बनने वाली है जनरली, राइट। मैं क्या बोल रहा हूं भाई, जनरली बोल रहा हूं आपको। तो जनरली आपके पास अगर CFSE 0 है, जो कि कब होगी, D0, D10 और D5 हाई स्पिन के अंदर, तो उस केस में आपके पास शेप क्या बनने वाली है, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक आपको यहां पर शेप देखने को मिलेगी। इन केस ऑफ D1 एंड D6, ये हम पढ़ने वाले हैं आगे जाकर, इन केस ऑफ D1 एंड D6 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा CFSE का लॉस नहीं होता है, यानी कि जो आपके पास CFSE की वैल्यू होगी वो बहुत ही कम निकल कर आती है। तो इन केसेस के अंदर भी आपको ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक देखने को मिल सकती है। D1 में और D6 हाई स्पिन के अंदर आपके पास CFSE का ज़्यादा लॉस क्यों नहीं होता है, तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं आगे जाकर मैं बस आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप इसको क्रैम मत करो, नो नीड टू क्रैम दिस थिंग। आप आगे जाकर जब CFSE कैलकुलेट करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर D1 और D6 हाई स्पिन के अंदर आपके पास जो CFSE है वो बहुत ही कम क्यों होती है। उसके बाद इट मीन्स ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री कैन शो ओनली इन द केसेस व्हेन मेटल आयन हैज D0, D5 हाई स्पिन, D10 या फिर D1 और D6 हाई स्पिन। तो इस केस में बेसिकली आपके पास क्या होता है, या तो CFSE 0 होती है या फिर आपको ज़्यादा एनर्जी का लॉस यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है फ्रॉम CFSE, यानी कि जो CFSE की वैल्यू आपके पास क्या आने वाली है वो बहुत ही कम आएगी। तो इन केसेस यहाँ पास क्या हो सकता है भाई, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक आपके पास यहाँ पर जो शेप है वो बन सकती है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इज वाइडली फाउंड विद एवरी कॉन्फ़िगरेशन। जो आपके पास होती है ऑक्टाहेड्रल, वो आपको सब में देखने को मिलेगी, वो आपको D0 में देखने को मिल सकती है। यानी कि अगर आपके पास D0 हुआ तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक ही रहेगी, लेकिन ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक सिर्फ और सिर्फ इन केसेस के अंदर ही आपको देखने को मिलने वाली है। हालांकि इन केसेस के अंदर आपको ऑक्टाहेड्रल भी देखने को मिल सकती है। कुछ एग्जांपल्स मैंने अभी आपके लिए आपके सामने लिखे हुए हैं, लेकिन आगे जाकर मैं इनको आपके सामने एक्सप्लेन भी करता हुआ चलूंगा। तो ये है आपके पास D0 का एग्जांपल TiF6, ये रहा D1 का एग्जांपल TiH2O6+3, ये रहा D2 का एग्जांपल VH2O6+3, ये रहा D3 का एग्जांपल क्रोमियम NH3 ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपके पास जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है, मेटल के ऊपर आपके पास चार्ज कितना है, तो उन सब चीज़ों के ऊपर भी जो है चीज़ें वो जो है वो डिपेंड करती हैं। तो आगे पढ़ने वाले हैं कि आखिर वीक फील्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या होता है। ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस जनरल बातें आपको बता रहा हूँ, तो इन चीज़ों को बस आप लोग यहाँ पर एक बार सुनते रहिए। D5 का एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर MnH2O6+3, D5 का लिखा हुआ है FeH2O6+3। तो बेसिकली कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, अभी के लिए आपको इनको क्रैम नहीं करना है, बस नोट्स बनाते रहो। आगे जब CFT पढ़ लेंगे तो यही चीज़ें आपको जो है वो समझ में भी आ जाएंगी। कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए मैंने ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक के भी, जैसे Ta Me6 नेगेटिव है, Zr Me6 2 नेगेटिव है, सेलेनियम NO3 नेगेटिव आपके पापास यहाँ पर है, CeNO3 3 नेगेटिव आपके पास यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स मैंने बनाया हुआ है। तो आपको मैं अभी एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको करना क्या है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है Ta की, Zr की और Ce की।
साथ में आपको यहाँ पर चेक करना है कि आखिर इस कॉम्प्लेक्सेस के अंदर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। जैसे आपके पास यहाँ पर क्या है भाई, TaMe6, ये आपके पास क्या है, CH3 नेगेटिव लिगेंड है, यानी इसके ऊपर चार्ज क्या होता है भाई, -1 होता है। तो लेट्स से कि मैं बात कर लेता हूँ कि आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट क्या है इसकी भाई, इसकी मान लो X है, तो इसके आपके पास क्या होगी भाई, X होगी। आपके पास यहाँ पर क्या है, 6 लिगेंड है, 6 लिगेंड है, एक के ऊपर चार्ज क्या होता है, -1 होता है, पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है, -1 है। तो आपके पास यहाँ पर X निकल जाएगा, X विल बी इक्वल टू +5। तो अगर मैं TA की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर से 5 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, TA +5 बन जाएगा। और आप ये चेक कीजिएगा कि TA +5 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको D0 या फिर D10 ही आपको देखने को मिलेगा, राइट। और वही चीज़ आपको चेक करनी है ZR के केस के अंदर भी और इसके केस के अंदर भी। कॉम्प्लेक्सेस आपके सामने हैं, आपको जस्ट इनकी निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप ये देखोगे कि आपके पास यहाँ पर जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो आपके पास इनके अंदर से ही आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि सिर्फ इन्हीं केसेस के अंदर वो क्या मिलने वाला है भाई, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक मिलने वाला है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको जरूर चेक करना है। प्लीज 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 चेक कीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, तभी आपको इस चैप्टर को पढ़ने के अंदर मजा भी आएगा। और हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास से VBT, उसके बाद तो आपका बेसिकली सब कुछ कॉन्सेप्चुअल ही स्टार्ट होने वाला है। वहां से आपको अब कुछ भी क्रैम नहीं करना है, सब कुछ हम लोग यहाँ पर जो चीजें हैं वो समझते हुए चलेंगे। और एक इंपॉर्टेंट नोट भी यहाँ पर है। नोट क्या है भाई, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपके पास सल्फर एटम होता है ऑन लिगेंडिंग साइड तो जनरली आपको ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री देखने को मिलने वाली है। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं और आपके पास यहाँ पर जो लिखा हुआ है मैंने एग्जांपल नंबर 1 दैट इज ReS2C2PS2 का थ्राइस, ये आइसोलेट भी किया गया है एज ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। इसको हमने सबसे पहले क्या किया था भाई, आइसोलेट भी किया गया था। तो अगर आपके लिगेंड के अंदर लिगेंडिंग साइड के ऊपर सल्फर एटम होता है, इसको याद कीजिएगा, अगर वहां पर सल्फर एटम होता है तो उस केस में आपको ज्योमेट्री है वो जनरली आपको ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक ही देखने को मिलने वाली है। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको आप लोग प्लीज यहाँ पर याद भी करते हुए चलिएगा। हालांकि क्रैम करने की जरूरत नहीं है, आगे पढ़ेंगे तो आपको यही चीजें ऑटोमेटिकली याद भी हो जाएंगी। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 7 की। सो कॉम्प्लेक्सेस with coordination number 7 are generally unstable and found very rare because of the ligand repulsion. Complexes with coordination number equal to 7 are not formed. ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाले हैं। CFS के पास क्या होती है, यहाँ पर बहुत ही कम होती है। अगर CFSC बहुत ही कम है तो आपको जाना पड़ता है स्टेरिकली फेवर्ड स्ट्रक्चर के ऊपर, और 7 लिगेंड को मेटल में अगर लगाऊंगा तो वहाँ पर क्या मिलने वाला है भाई, सारे के सारे वहाँ पर स्टेरिक हिंडनेस देखने को मिलेगा। इसीलिए आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 7 की जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलने वाले हैं। अ फ्यू कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट विद कोऑर्डिनेशन नंबर 7, कुछ कॉम्प्लेक्सेस जो है वो एग्जिस्ट भी करते हैं। एंड साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन, 2 of which are derived from octahedron and trigonal prism by adding a ligand to one of the face of polyhedron to give a capped structure। यानी कि आपके पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, इसी की बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपको यहाँ पर 2 देखने को मिलते हैं स्ट्रक्चर्स, वन इज दिस ऑक्टाहेड्रल एंड सेकंड वन इज ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। तो यहीं से ही आपके पास डिराइव हुए हैं स्ट्रक्चर फॉर द मेटल कॉम्प्लेक्सेस विच आर हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 7। तो एक बार मैं आपको उनका स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूं और वो क्या क्या शेप होती हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। बाय फार द मोस्ट कॉमन हावेवर इज द पेंटागोनल बायपिरामिड, यानी कि आपके पास वहाँ पहले क्या था भाई ऑक्टाहेड्रल के अंदर, एक यहाँ पर था, एक यहाँ पर था, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक रहेगा ऊपर और यहाँ पर क्या रहता था, नीचे रहता था। तो इसमें क्या चेंज आ गया, इसमें जस्ट आपने एक और लिगेंड को यहाँ पर जोड़ दिया है इनके बीच में। तो अब ये एंगल आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, अब यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा भाई, दिस इज 360 डिवाइडेड बाय 5। आप कैलकुलेट कर लेना कि आपके पास यहाँ पर इनके बीच में एंगल क्या होने वाला है। तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज पेंटागोन। आपके पास यहाँ पर क्या है भाई, दिस इज ए पेंटागन, राइट, पेंटागोनल बायपिरामिडल, यानी कि एक रहेगा ऊपर, दूसरा आपके पास रहेगा यहाँ पर नीचे रहेगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक बार शेप दिखा देता हूँ, दिस इज फॉर पेंटागोनल बायपिरामिड। तो ये आपके पास एक 3D शेप है पेंटागोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर की। एंड आई होप कि इस शेप को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर उन कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री बेसिकली क्या होती है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इन शेप्स को आप प्लीज़ बार बार देखिए, ज्योमेट्री को आप प्लीज़ बार बार देखिए, क्योंकि इनकी शेप क्या है, किस तरीके से इनकी ज्योमेट्री होती है, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। आपके पास कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, उन ऑर्बिटल्स का आपके पास एनर्जी ऑर्डर क्या होगा, वो सब कुछ इन शेप से ही निकल कर आएगा। अगर आपको ये शेप समझ में आ गई तो आपको सारी की सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी। एनर्जी ऑर्डर्स को आपको बिल्कुल भी क्रैम करने की जरूरत नहीं होगी, शेप देखकर आप बड़ी ईजिली वहाँ पर एनर्जी ऑर्डर को लिख पाओगे। ये मैं आपको लिखना सिखाऊंगा भी आगे जाकर, राइट। सो 3 स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल भाई, 3 आपके पास स्ट्रक्चर होते हैं। पहला ही क्या है, पेंटागोनल बायपिरामिडल, बात कर चुके हैं इसके बारे में। सेकंड वन इज व्हाट, सेकंड वन इज
मोनोकैप ट्राइगोनल प्रिज्म। ट्राइगोनल प्रिज्म में क्या लगा दिया आपके पास, एक और लिगेंड आपने यहाँ पर लगा दिया है। इस शेप को आप खुद से सोचिएगा कि ये शेप कैसी बनने वाली है, या फिर आप इसको गूगल के ऊपर सर्च भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको बाकी शेप दिखा रहा हूँ वैसे मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि प्लीज़ आप खुद भी एक बार इन चीज़ों को साथ में देखते हुए चलिएगा। साथ में आपके पास हो सकती है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, यानी कि आपके पास परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं रहेगी, थोड़ी सी आपके पास क्या हो गई, वो डिस्टोर्ट हो गई है। एग्जाम्पल लिखे हुए हैं मैंने, ZrF7 3 नेगेटिव, NbF7 2 नेगेटिव, NbOF6 2 नेगेटिव। और आप ये चेक करोगे जनरली आप ये देखने वाले हो कि अगर आपके पास मेटल सेंटर होते हैं ZR, NB या फिर वेलेडियम, आपको इन्हीं केसेस के अंदर क्या देखने को मिलने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 7 आपको देखने को मिलने वाले हैं। जनरली NB, TA, ZR एंड V फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 7। अगेन बोल रहा हूँ, जनरली लिखा हुआ है, तो ये आपके पास सभी रूल्स जो हैं वो यूनिवर्सली अप्लाई नहीं होने वाले, हम बस अभी जनरल यहाँ पर बातें कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 7 इज फेवरेबल। कब फेवरेबल होगा ये, पहला केस इसका नंबर क्या होने वाला है कि आपके पास क्या होना चाहिए भाई, मेटल हैव हाई ऑक्सीजन स्टेट। सेकंड क्या होने वाला है, लिगेंड डोनर साइट हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एंड थर्ड पास क्या होने वाला है, स्मॉलर साइज लिगेंड। भाई ऑफ कोर्स अगर आपको किसी एक मेटल के साथ में 7 लिगेंड को लगाना है तो पहली चीज़ क्या होनी चाहिए आपके पास, जो मेटल है वो बड़ा रहे। दूसरी क्या होनी चाहिए, जो लिगेंड क्या रहे, छोटा रहे। और अगर आपको यहाँ पर इसको न्यूट्रलाइज भी करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए भाई, इसकी जो आपके पास होगी ऑक्सीजन स्टेट आपके पास क्या होनी चाहिए, वो ज़्यादा भी होनी चाहिए, राइट। तो सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपके पास क्या होना चाहिए भाई, मेटल विद हाई ऑक्सीजन स्टेट, लिगेंड डोनर साइट हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्या हो सके भाई, न्यूट्रलाइज भी हो सके। इसके बारे में बात कर चुके हैं हम लोग इलेक्ट्रोन्यूट्रल प्रिंसिपल के अंदर, ताकि वो न्यूट्रलाइज भी उसको कर सके। या फिर आपके पास लिगेंड कैसे होना चाहिए भाई, स्मॉल साइज होने चाहिए, ताकि आपके पास क्या रहे, स्टेरिकली आपके पास हिंड्रेंस आपको कम देखने को मिले, आपका स्ट्रक्चर कैसा रहे, वो स्टेरिकली कंट्रोल्ड रहे। इस चीज़ को भी आप यहाँ पर एक बार अच्छे से याद कर सकते हो। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 8 की। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है 3 ज्योमेट्रीज। पहली क्या है, क्यूबिक, दूसरी क्या है, डोडेकाहेड्रल, और तीसरा पास यहाँ पर क्या होती है भाई, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। इसके अंदर से आपको जो क्यूबिक है वो रेयरली या फिर आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलने वाले, क्योंकि आप बस क्यूबिक में क्या हो जाएगा भाई, बहुत सारा आपको यहाँ पर हिंट्रेंस जो है वो देखने को मिलता है। दिस कोऑर्डिनेशन नंबर इज रिलेटिवली कॉमन फॉर लार्जर मेटल आयंस। अगेन आपके पास मेटल कैसा होना चाहिए भाई, बड़ा होना चाहिए, तो इसका कोऑर्डिनेशन आपके पास क्या है, ज़्यादा है। तो जैसे जैसे आपके पास कोऑर्डिनेशन में इंक्रीज होता है, मेटल का बड़ा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर इज क्यूबिक विच इज़ वेरी रेयर बिकॉज इट डज नॉट मिनिमाइज इंटर लिगेंड रिपल्सिव इंटरेक्शन। अगर मैं बात करूँ एक क्यूब की, आपके पास यहाँ पर क्या है, ये क्यूब है। आप इमेजिन कीजिए कि आपके एक क्यूब के अंदर बीच में क्या रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है मेटल, एंड साथ में आपके पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी एक लिगेंड है, यहाँ भी एक लिगेंड है, यहाँ भी एक लिगेंड, यहाँ भी एक लिगेंड, यहाँ भी एक लिगेंड। आपके पास यहाँ पर क्या है, एट एवरी कॉर्नर देयर इज ए लिगेंड। तो इस तरीके से अगर आप बॉन्ड बनाओगे यहाँ पर, तो आप ये देखोगे कि जो लिगेंड्स हैं वो काफ़ी नज़दीक हो गए हैं, और आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलने वाला है भाई, इंटर लिगेंड आपको यहाँ पर रिपल्शन देखने को मिलने वाला है। तो क्यूबिक जो ज्योमेट्री है वो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर इस एनर्जी को मिनिमाइज करना बहुत ही मुश्किल होता है इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री के अंदर। तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा भाई, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज व्हाट, क्यूबिक सबसे कम, देन आपके पास आएगा डोडेकाहेड्रल, देन आपके पास आएगा स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। ये सारी शेप्स देखने वाले हैं। फिर से बोल रहा हूँ, किस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होगी उसको हम लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज डिटरमाइन भी करने वाले हैं। अभी के लिए जस्ट मैं आपको जनरल चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आपके पास यहाँ पर जो क्यूबिक है, दिस इज व्हाट, दिस इज स्टेरिकली अनफेवरेबल। आपके पास यहाँ पर जो होती है स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, दिस इज व्हाट, दिस इज स्टेरिकली फेवरेबल, क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा लिगेंड के बीच में कम रिपल्शन होता है। अगेन बोलूँगा, इस शेप को आप एक बार यहाँ पर देख ही लीजिए, बाकी आप इसको खुद भी सर्च कर सकते हो, राइट। खुद भी आप प्लीज़ ज्योमेट्रीज को सर्च कर देखिएगा, उसका 3D व्यू देखिएगा, ज्योमेट्री को समझिएगा। उसको समझना बहुत ही आपके पास यहाँ पर क्या है, ज़्यादा ज़रूरी है। पार्टिसिपेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल नीड्स अ हाई फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज ऑन द मेटल सेंटर। भाई ऑफ कोर्स अगर आपको एक मेटल के साथ में 8 लिगेंड्स को लगाना है, तो आपके पास यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई, 8 ऑर्बिटल्स खाली भी तो होने चाहिए। जैसे कि आप बात करते हो टेट्राहेड्रल की, तो आपके पास वहाँ पर क्या होता है भाई, उसकी ऑक्सीजन आपके पास वहाँ पर उसकी ऑक्सीजन क्या होती है, sp3 हो, दिस इज फॉर टेट्राहेड्रल। यानी कि आपके पास मेटल के पास क्या होगा, एक रहेगा s ऑर्बिटल, 3 आपके पास रहेंगे p ऑर्बिटल। या फिर आपके पास हो सकती है dsp2 भी, दिस इज द केस ऑफ व्हाट, दिस इज स्क्वायर प्लेनर। आपके पास एक रहेगा d का ऑर्बिटल, एक रहेगा s का ऑर्बिटल, 2 रहेंगे p के ऑर्बिटल। अगर आपके पास लेट्स से ऑक्टाहेड्रल है, यानी कि आपके पास क्या है, 6 लिगेंड, आपके पास यहाँ पर क्या होता है भाई, आपके पास यहाँ पर होता है sp3d। आपके पास यहाँ पर क्या रहेगा, एक रहेगा इसका, 2 3 रहेंगे इसके, आपके पास यहाँ पर क्या 2 भी आएगा, और 2 आपके पास यहाँ पर क्या रहने वाले हैं,
डी के रहने वाले हैं। तो बेसिकली आपके पास जितने भी लिगेंड्स आएंगे वो लिगेंड जिस भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने वाले हैं उसके पास वो ऑर्बिटल खाली भी तो होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पर 8 लिगेंड्स को यहाँ पर लेकर चलना है अपने मेटल के साथ में, अगर आपको 8 लिगेंड को लेकर चलना है यानी कि 8 लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई, वैकेंट ऑर्बिटल्स भी होने चाहिए, राइट। और अगर आपके पास यहाँ पर 8 लिगेंड्स हैं तो लेट्स से कि आपके पास एक आ गया एस का, मान लेते हैं एक आपके पास क्या आ गया एस का आ गया, आपके पास 3 आ गए यहाँ पर किसके पी के मान लेते हैं, आपके पास क्या है 3 पी के आप ऑर्बिटल आ गए। तो अभी भी आपके पास कितने हुए, एक ये 3 यानी कि 4 हुए हैं। तो आपको भी यहाँ पर क्या चाहिएगा भाई, आपको यहाँ पर 4 वैलेंस डी ऑर्बिटल भी चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पर 4 वैलेंस डी ऑर्बिटल रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर लॉस हो रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर लॉस हो रहा है तो मेटल के ऊपर यहाँ पर चार्ज क्या हो जाएगा, ज़्यादा हाई फॉर्मल चार्ज उसके पास हो जाएगा। तो अगर आपके मेटल को कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के कॉम्प्लेक्स बनाने हैं तो उसको एटलीस्ट 4 डी ऑर्बिटल तो खाली चाहिए ही चाहिए, और अगर ये इसको खाली चाहिए तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, पार्टिसिपेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल नीड्स अ हाई फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज ऑन द मेटल सेंटर, क्योंकि आपको 4 खाली करने हैं तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उस पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता रहेगा। तो आई होप कि एक जनरल आइडिया आपको मिल रहा होगा किस तरीके से आपके पास क्या होने वाली है भाई, यहाँ पर ज्योमेट्री होने वाली है। और अगर आपके पास यहाँ पर 4 ऑर्बिटल्स खाली हैं, इसका मतलब क्या है आपके पास कि अगर आप मैं बात करूँ यहाँ पर डी ऑर्बिटल की, आपके पास यहाँ पर क्या होते हैं 5 होते हैं। अगर आपको 4 को खाली रखना है तो क्या कर सकते हो भाई, मैक्सिमम इसमें एक को फिल कर सकते हो, यानी कि एक में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए या फिर 2 आ जाए मैक्स टू मैक्स, या फिर आपके पास क्या रहे 5 खाली रहे। यानी कि जनरली D0 to D2 क्लास ऑफ मेटल आयंस शोज कोऑर्डिनेशन नंबर 8, क्योंकि अगर आपके पास D3 भी आ गया तो क्या हो जाएगा, इसमें बस क्या आ जाएंगे भाई 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और इसको अब 4 डी ऑर्बिटल्स खाली मिलेंगे ही नहीं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होने के लिए मेटल के ऊपर एटलीस्ट D0 या फिर D2 की कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, और ये आपकी यहाँ पर क्या होती है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है क्यूबिक आपको देखने को मिलने वाला है इन द केस ऑफ PaF8 3 नेगेटिव, आपको देखने को मिलने वाला है एंटी प्रिज्मेटिक इन TaF8 माइनस का 3, आपको देखने को मिलने वाला है ट्राइगोनल डेकाहेड्रल इन MoCN8 4 नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिएगा आप इसके ऊपर यहाँ पर क्या होता है नेगेटिव का 1, लेट्स से ऊपर चार्ज के पास x है, तो x प्लस का पास यहाँ पर क्या है 8 लिगेंड है f के, एक के ऊपर चार्ज क्या माइनस का 1 इक्वल टू क्या रहेगा माइनस का 3 रहेगा। तो आपके पास यहाँ पर x के निकल जाएगा, आपके पास निकलने वाला है प्लस का 5, यानी कि आपके पास जो मेटल सेंटर है पहली बात Pa है यानी कि साइज बहुत बड़ा है, साथ में इसके ऊपर चार्ज क्या है प्लस का 5 यानी कि बहुत ज़्यादा है। और आप ये चेक कर लेना कि अगर मेरे पास यहाँ पर Ta के ऊपर प्लस 5 होता है तो इस केस में आपको यहाँ पर 4 ऑर्बिटल्स D के खाली मिल जाएंगे, ताकि आपके पास क्या बन सके, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 का कॉम्प्लेक्स मिल सके। ये सेम चीज़ें आपके पास अप्लाई होने वाली है इस सेंटर के ऊपर भी और आपके पास इस सेंटर के ऊपर भी। तो आप यहाँ पर इनको एक बार चेक करते हुए भी चलिएगा, आगे जाकर हम सबको चेक बेसिकली करने ही वाले हैं, लेकिन अभी के लिए जनरल बातें हैं तो मैं आपको यहाँ पर चीज़ें आपके लिए छोड़ देता हूँ। उसके बाद मोर सेंट्रल एटम दैट शोज कोऑर्डिनेशन नंबर 8, जैसे कि आपके पास जिरकोनियम का प्लस 4 ऑक्सीजन स्टेट रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पर D0 रहेगा, मोलिब्डेनम का प्लस 4 क्या रहेगा पास D2 रहेगा, मोलिब्डेनम का 5 में क्या रहेगा पास D1 रहेगा, Re5 में क्या रहेगा पास D2 रहेगा, Re6 में आपके पास क्या रहेगा D1 रहेगा। तो आप ये देख रहे हो कि अगर आपके पास होता है D0 से D2 तो इस केस में ही आपको क्या देखने को मिलने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 वाले कॉम्प्लेक्सेस आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। साथ में बाइट एंगल का भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल होता है। बाइट एंगल क्या होता है, पहले आप लोग इसको पढ़ चुके हो कि आपके पास कोई लिगेंड आएगा, आपके पास यहाँ पर कोई बाइडेंटेड, आपके पास यहाँ पर मेटल सेंटर है, आपके पास यहाँ पर कोई बाइडेंटेड लिगेंड आएगा, लेट्स से पास क्या है NO3 है, लेट्स से यही लिगेंड है, राइट। तो आपके पास यहाँ पर जो एंगल बन, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज योर बाइट एंगल। तो बाइट एंगल आपके पास जितना छोटा रहेगा, सोच कर देखिए, बाइट एंगल जितना छोटा रहेगा, ये लिगेंड यहाँ पर कवर हो गया, दूसरा यहाँ पर कवर हो जाएगा, तीसरा आपके पास यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो बाइट एंगल ऑफ लिगेंडिंग साइड ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रक्चर। अगर आपके पास बाइट एंगल बहुत ही छोटा होता है, इफ़ यू हैव ए स्मॉल बाइट एंगल, तो शेप बनती है बेसिकली डोडेकाहेड्रल। और अगर पास होता है यहाँ पर लार्ज बाइट एंगल, जैसे कि आपके पास यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ACAC, एसिटाइल एसीटेट लिया हुआ है, यहाँ मैंने क्या लिया हुआ है ऑक्जेलेट लिगेंड लिया हुआ है। तो आपको पता है कि ऑक्जेलेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ACAC का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर आपके पास यहाँ पर ACAC लिगेंड होगा तो बाइट एंगल बड़ा बनेगा, अगर बाइट एंगल बड़ा बनेगा तो उस केस में आपके पास ज्योमेट्री कैसे होने वाली है भाई, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक रहेगी। अगर आपके पास बाइट एंगल छोटा है, जैसे कि आपके पास क्या होता है ऑक्जेलेट का, तो इस केस में आपके पास ज्योमेट्री क्या होने वाली है, डोडेकाहेड्रल होने
वाली है। अब जितनी बातें मैंने आपको बोली हैं आपको खुद भी वेरीफाई ज़रूर करनी है। आपको चेक करना है कि आखिर ऑक्सलेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपको चेक करना है AC का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये सारी बातें अगर मैं आपको दे भी दूँ ना, मैं आपको यहाँ पढ़ा भी दूँ, तब भी आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहेगा जब तक आप इनको खुद सर्च नहीं करते हो। तो मैं आपको बोलूँगा, एक बार फिर से यहाँ पर बोलूँगा, हालांकि मैंने बाइट एंगल टाइम में आपसे कहा था कि आप इन लेवल को देखिएगा। अगर आपने अभी तक भी नहीं देखा है तो प्लीज़ आप यहाँ पर ऑक्सलेट के स्ट्रक्चर को देख लीजिए, AC के स्ट्रक्चर को देख लीजिए, बाइट एंगल को चेक कर लीजिए। अगर बाइट एंगल छोटा रहा तो शेप बनेगी डोडेकाहेड्रल, बाइट एंगल बड़ा रहा तो शेप बनने वाली है स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। अगर मैं आपको सब कुछ एज ए प्लेटर आपको दे दूंगा तो फिर वो आप पे किसी भी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए प्लीज़ थोड़ी बहुत चीज़ें आप भी यहाँ पर जो है वो सर्च करते हुए चलिएगा। अब बात कर लेते हैं लास्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 9 की। सो दिस कोऑर्डिनेशन नंबर इज फाउंड इन अगेन लार्जर मेटल आयन होना चाहिए एंड द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर इज व्हाट, ट्राई कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म। एज इन आपके पास यहाँ पर 3 ही आपको कंपाउंड देखने को मिलते हैं, बेसिकली इनको याद ही कर लो। और ये तीनों कंपाउंड 2 बार गेट एग्जाम में आ चुके, 3 बार नेट एग्जाम के अंदर आ चुके। तो प्लीज़ इनको याद कर लेना, किसी भी बात को आपको हल्के में नहीं लेना है। जितने भी एग्जाम मैंने आपको दिए हैं, जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी बातें आपके एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी हैं। क्वेश्चंस अभी नहीं करा रहा हूँ, क्वेश्चन आपको कराऊंगा बाद में, लेकिन ये सारी बातें उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट आपके पास लेक्चर नंबर 1 था और जो लास्ट लेक्चर रहेगा। सारी चीज़ों को आपको प्लीज़ याद करते हुए चलना है। एग्जाम्पल है NdH2O9+3, ReH9-2, TCH9-2। एग्जाम्पल्स को प्लीज़ याद करिएगा। ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम के अंदर 3 बार पूछा जा चुका है गेट और नेट के अंदर मिलाकर। उसके बाद है हाई कोऑर्डिनेशन नंबर लाइक 9, 10, 12 आर जनरली शोन बाय F ब्लॉक एलिमेंट एंड वेरी रेयर बाय D ब्लॉक एलिमेंट। क्योंकि अगर D ब्लॉक के आपके पास 5 ऑर्बिटल भी खाली रहे तब भी क्या बन सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 9 बन जाएगा। एक रहेगा लेट्स से S का, 3 रहेंगे आपके पास P के, आपके पास 5 रहेंगे D के, कितना बन जाएगा, 5 यहाँ से आ जाएगा ऑर्बिटल, राइट। आपके पास हमें ज़्यादा बना दिए, 5 आ जाएगा आपके पास, यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से आ गया 1, आ गया यहाँ से आ गया, तो 5 + 3 + 1 इज व्हाट 9। अगर ये सारे खाली हुए तब जाकर बनने वाला है कोऑर्डिनेशन नंबर 9 का कॉम्प्लेक्स। तो अगर आपको यहाँ पर 10 का कॉम्प्लेक्स चाहिए, 12 का कॉम्प्लेक्स चाहिए, तो उस केस में डेफिनेटली आपके पास क्या आ जाएगा भाई, F ऑर्बिटल का भी पार्टिसिपेशन आएगा। और जनरली आपके पास जो F ऑर्बिटल के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो आपके सिलेबस के अंदर ज़्यादा नहीं आते, ना ही आपके पास वहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। सो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर लाइक 9, 10, 12 आर जनरली शोन बाय F ब्लॉक एलिमेंट एंड वेरी रेयरली फाउंड बाय D ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इनके पास तो ऑर्बिटल्स खाली है ही नहीं। अगर आपके पास D ऑर्बिटल के 5 ऑर्बिटल्स भी खाली रह गए, उस केस में वापस क्या बनने वाला है, कोऑर्डिनेशन नंबर 10 का कॉम्प्लेक्स बनेगा ही नहीं। इसको यहाँ पर F के ऑर्बिटल की ज़रूरत पड़ेगी और F ब्लॉक के आपके पास जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो आपके सिलेबस के अंदर ज़्यादा नहीं आते हैं। तो आज हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा, आज हमने जस्ट ये देखा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के केस के अंदर आपके पास कौन कौन ज्योमेट्री हो सकती है, राइट। तो आपने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर हो सकती है 2 ज्योमेट्री, राइट। एक होगी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, एक आपके पास होगी यहाँ पर स्क्वायर पिरामिडल। फिर आपने कहा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में यहाँ पर हो सकती है 3 ज्योमेट्री, एक होगी प्लेन हेक्सागन, ऑक्टाहेड्रल और ट्रायंगुलर प्रिज्मेटिक। फिर आपने कहा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 7 के अंदर आपके पास जो शेप्स होती हैं वो बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ही आपने डिराइव की है। आपके पास यहाँ पर जो शेप हो सकती हैं दैट इज व्हाट, दैट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल, दैट इज मोनोकैप ट्राइगोनल प्रिज्म एंड डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। फिर आपने कहा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में आपको मिलेगी 3 शेप्स, क्यूबिक मिल सकती है, डोडेकाहेड्रल मिल सकती है और स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक मिल सकती है। एंड फिर आपने कहा कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो आपके पास 9 है वो तो आपको बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। और यहाँ पर शेप क्या होने वाली है भाई, कैप्ड यानी कि ट्राई कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म आपको यहाँ पर शेप देखने को मिलेगी कोऑर्डिनेशन नंबर 9 के अंदर। फिर से बोल रहा हूँ जाते कि ये सिर्फ और सिर्फ जनरल बातें थी। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी पहली बॉन्डिंग थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज VBT। वर्नर थ्योरी आपके पास कंप्लीट हो चुकी है, वहाँ से जो क्वेश्चन आपके पास आए थे वो भी मैं आपको साथ साथ यहाँ पर कवर कराता हुआ चलूँगा। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले VBT, बहुत ही कंसेप्चुअल रहेगी। तो लेक्चर्स को आपको बिल्कुल भी अब आगे जाकर मिस नहीं करना है। साथ में जितनी भी ज्योमेट्री मैंने आपको अभी तक पढ़ाई है कोऑर्डिनेशन नंबर 0 से 9 के अंदर, इसका 3D व्यू एटलीस्ट आपको देखकर चलना है, क्योंकि अगर आपको इनका 3D व्यू समझ में आ गया तो फिर आप लोग यहाँ पर ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी ऑर्डर रहने वाला है वो आपको बड़े ईजिली समझ में आ जाएगा। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास आपको अच्छी लगी तो लेक्चर को आपको लाइक करना है, साथ में आपको वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ, अपने क्लासमेट के साथ। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, आप उन तक वीडियो को पहुंचा सकते हो। और अगर आप लोग चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करते हुए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप RJ अकेडमी की फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हो। आप हमें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम कर सकते हो, ताकि आपके सपोर्ट की हेल्प से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहें एकदम फ्री। आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।